तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर खत्म होता है। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दिया है कि अगर एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ दिए हुए हैं तो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सो एक्स का वैल्यू आपको दिया है a प्लस बी, फिर y का वैल्यू आपको दिया है अल्फ़ा a प्लस बीटा बी, एंड z का वैल्यू आपको दिया है a बीटा प्लस बी अल्फ़ा। ठीक है। सो x y और z के वैल्यू जो भी दिए हैं तो इसके अंदर हमें अल्फ़ा बीटा दिख रहा है। तो ये अल्फ़ा बीटा है क्या? सो अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अल्फा एंड बीटा ये जो है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के बारे में बताने की जरूरत है। अगर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट, तो आपको ये बताना है कि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। तो अगर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आपको पता है कि वो कौन कौन हो सकते हैं और उनका सम क्या होता है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर द क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। तो पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि उनका सम आता है -1 और उनका प्रोडक्ट आता है 1। तो रेडी रेफरेंस के लिए बेटा इन वैल्यूज को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप देखो वैसे भी हमारे पास ओमेगा का रिलेशन था, ठीक है ना। तो ओमेगा के रिलेशन से भी हमें ये चीज़ पता चलती है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है -1 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर अगर निकालना है तो वो बनेगा ओमेगा क्यूब एंड दैट विल बी द 1। सो यहाँ पर कोई नई बात नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 और समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो हमने वैसे भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट को ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कहा था, ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो आएगा -1, क्योंकि हमारे पास रिलेशन ही था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का एडिशन ऑब्वियसली -1 आने वाला था। लेकिन मैं आपको इसलिए ये चीज़ नहीं बताई क्योंकि आपको मुझे उस एंगल से बताना था कि अगर आपको मान लीजिए कि किसी और नोटेशन से भी उसको डिनोट किया जाता है तब आप उसको उसके सम के बारे में कैसे सोचेंगे, उसका सम कैसे आता है, ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों का सम आता है -1 और यहाँ पर तो अल्फा एंड बीटा आर हियर, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स of unity and therefore sum of them is -1। उनका सम कितना आता है -1 और उनका प्रोडक्ट कितना आता है बेटा 1 आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे x y और z इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और वो प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। तो मैं सिंपली LHS ले लेता हूँ। सो LHS है मेरे पास x इंटू वाई इंटू जेड और x y z के मुझे वैल्यूज़ भी दे रखे हैं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। सो x का वैल्यू है a प्लस बी, y का वैल्यू है अल्फ़ा a प्लस बीटा b एंड z का वैल्यू है a बीटा प्लस b अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है। तो अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन जानते हो तो आपको पता होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग लिखते हैं फैक्टराइजेशन के फॉर्म में a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास a प्लस बी ऑलरेडी दिया है, तो ये गलती मत करना कि तीनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो ये उल्टा जाने का वे होगा, है ना। ये बहुत लेंदी ले जाएगा आपको। उससे अच्छा है कि अल्फा और बीटा जिसके अंदर दिख रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो और उससे a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर लाने की कोशिश करो। सिंपली इतना करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आगे बढ़ो जैसे बढ़ सकते हो, है ना। आगे का मार्ग अपने आप दिखते जाएगा। तो a प्लस बी पहला ब्रैकेट एज इट इज रखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है आपको पता है। बायनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल के साथ में कैसे किया जाता है, पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन पहले टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरे टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ब्रैकेट के अंदर अल्फा a इंटू ए बीटा, इस टर्म का और इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन a इंटू ए बन जाएगा a स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा ही रहेगा, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे। सो अल्फा इंटू अल्फा आएगा अल्फा स्क्वायर और a इंटू बी आएगा ए बी, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में। सो a इंटू बी दैट इज ए बी और बीटा इंटू बीटा आएगा बीटा स्क्वायर। सो a इंटू बी ए बी। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो b इंटू बी आएगा बी स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा आएगा अल्फा बीटा, ठीक है।
तो ये मिल गया आपको। अब क्या करना है, अब खेल खेलना है कॉमन वाला, कॉमन निकालने का खेल खेलेंगे। सो इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है ए बी, तो निकालो। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू तो 1 है तो उसको रख देंगे। सो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 रखा तो ए स्क्वायर इंटू 1 बन गया ए स्क्वायर, प्लस इसमें से ए बी को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ पर बी स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 1। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाला है। देखो कैसे निकाला जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तो आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1 का स्क्वायर, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा है 1, सो -1 का स्क्वायर आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा 1 और ये -2, तो वैल्यू मिलेगा -1। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो आपको मिल रहा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल रहा है a स्क्वायर, इसका वैल्यू आ रहा है -1, सो ए बी इंटू -1 बनेगा -ab और ये आएगा प्लस बी स्क्वायर। सो ये है क्या बेसिकली, ये इसी को तो हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा दिया है। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे बेटा तो क्वेश्चन ऐसे है कि फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकस ऑफ जेड। देखिए ये ऑफ द लोकस ऑफ जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस की बात की जा रही है। अब ये जो लोकस वर्ड है ये आपके लिए नया है। ये लोकस जो है ये स्टार्ट करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। बेसिकली जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तब आपको लोकस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लोकस एक सेपरेट टॉपिक है और उसके ऊपर बहुत सारी बात की जाने वाली है फ्यूचर में। तो जब तक वो नहीं समझते तब तक इसका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा। मतलब लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकली समझने के लिए आपको लोकस का कॉन्सेप्ट समझना है, जो मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि अभी अगर डिस्कस करूंगा तो बहुत उसी के ऊपर 2-4 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह। तो हमें सिर्फ अभी क्या करना है, हमें लोकस ऑफ जेड निकालना है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है, बस इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग लोकस पढ़ेंगे। तो जब आप लोकस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तब मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट होगी और लोकस पढ़ेंगे तब आपको फिर से वापस आना है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और वैसे भी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी जाती है तब उसके अंदर इसके बारे में बात की जाती है। वैसे भी जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 एस्पेक्ट है, एक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप तभी अच्छे से समझ पाते हो जब तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लोकस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अभी यहाँ पर ये बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 तरीके से, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके और एक पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके। तो हम लोगों ने दोनों भी देखा है। तो जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात होती है तो आपको पता है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। प्लेन को 4 हिस्सों में बांटा जाता है विद द हेल्प ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। और फिर पॉइंट का पोजीशन लोकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, सो इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बस मैं आपको ये समझा देता हूँ जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं भी समझ में आता है तो भी हमें इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें मॉडुलस ऑफ जेड का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल है जिसके अंदर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना है, जेड का लोकस निकालना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में मॉडुलस ऑफ जेड मुझे दिया है 10। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो आपको जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसको आपको लिखना पड़ेगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का यूज करके। तो आपको आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 तरीके से लिख सकते हो, एक तो x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हो या फिर r इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जो पहला फॉर्म है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा है और दूसरा जो है वो आप लोगों ने पोलर फॉर्म में लिखा है उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोकस का इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकालना है तो हम लोग z को क्या लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे लेट z भी x प्लस आयोटा वाई। हम लोग मान के चलेंगे कि चलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको x प्लस आयोटा वाई बोलते हैं। अब अगर z x प्लस आयोटा वाई है तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है आपको पता है? मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट है y, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, सो दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा अब दिया हुआ इक्वेशन लिखेंगे, सो दिया हुआ इक्वेशन क्या है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 10 है, सो क्योंकि मुझे ये इसका इक्वेशन x और y के टर्म्स में चाहिए तो मॉडुलस ऑफ z की जगह पर मैं ये रख देता हूँ, सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, आप दोनों साइड का स्क्वायर लीजिए तो आपको मिलेगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो क्या मिल रहा है आपको, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर और इधर भी 10 का स्क्वायर। देखो इधर का स्क्वायर करना नहीं भूलना है, बहुत से बच्चे स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का तो उनको लगता है बस, क्योंकि उनके दिमाग में होता है स्क्वायर रूट को हटाना है, इसलिए वो कई बार ऐसे होता है भूल जाते हैं स्क्वायर करना, तो भूलना नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बनेगा 100, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। तो इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में अभी नहीं बात करते, अभी बस कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया बात, चलिए इसको पॉज करके लिख लेना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 है विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब फिर से z को क्या कंसिडर करेंगे, लेट z भी इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो सीधा z, क्योंकि वहां पर सिर्फ z था इसलिए सीधा मॉडुलस निकाल सकते थे, अब दिए गए इक्वेशन के अंदर z का वैल्यू रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, तो z का वैल्यू हम लोग ने x प्लस आयोटा y लिया उसको रखेंगे, सो x प्लस आयोटा y और ये -3 एज इट इज विच इज इक्वल टू 2। अब ये जो अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कैसे बना, रियल पार्ट को साथ में ले लो, x -3 ये बना रियल पार्ट प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू 2, अब ये आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका आपको निकालना है मॉडुलस, जब भी दो वर्टिकल लाइंस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसका मतलब कि आपको मॉडुलस निकालना है, और मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज x -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लिया, सो x -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर करना है, सो स्क्वायर रूट हटेगा, सो आपके पास क्या बचेगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको एक्सपांड करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली पीली बड़ा दिखेगा, इससे अच्छा यही इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, तो हर क्वेश्चन के अंदर वही करना है, z को x प्लस आयोटा y कंसिडर करना है, z की जगह पर वैल्यू रखना है, रियल पार्ट सेपरेट करो, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो, उसका मॉडुलस निकालो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड और आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, सो 3 के अंदर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3 के अंदर इक्वेशन दिया मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब z की जगह पर क्या लिखना है, x प्लस आयोटा y, सो दिए गए इक्वेशन में z की जगह पर x प्लस आयोटा y लिखा और फिर क्या बचा हुआ है -5 प्लस 6 आयोटा विच इज इक्वल टू 5, सही है। अब इसके अंदर रियल पार्ट कौन है, x और -5 रियल है तो इनको साथ में ले लो, x -5 को एक ब्रैकेट में लिया, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लिया तो y प्लस 6 बचेगा विच इज इक्वल टू 5। अब ये क्या है बेटा, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इनका हमें निकालना है मॉड्यूलस, तो कैसे निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 एज इट इज। अब इस स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड x -5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है और राइट में भी स्क्वायर करेंगे, तो लेफ्ट का स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा x -5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन, दिस इज द लोकस ऑफ z। अब आप लोग एक बात समझिए कि इसको मैं सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेवजह बड़ा दिखेगा आपको। अगर कुछ कैंसलेशन होता है तो सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है, अगर उसको सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि आप उसको और सिंपल फॉर्म में ला रहे हो, तो अगर ये सिंपल फॉर्म में नहीं आता है तो फिर क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, उल्टा इसके टर्म्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, कोई भी कैंसिल वैंसल नहीं होने वाला। तो अच्छा है इसको ऐसे रखो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर
मॉडुलस ऑफ z प्लस 8 है, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 4। लेट z बी इक्वल टू आयोटा y, लेट z बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सो z की वैल्यू रखेंगे दिए हुए इक्वेशन में, तो x प्लस आयोटा y प्लस 8 विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 4। सो इसमें से रियल पार्ट को इकट्ठा लिखेंगे, x प्लस 8 प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू x माइनस 4 प्लस आयोटा y। अब इसका आप लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट अपने आप हट जाएगा और बचेगा x प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर एक्सपांशन करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर ये क्या हो गया x स्क्वायर, वाई स्क्वायर x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 8x को इधर लेके आते हैं तो बन जाएगा 24x और 64 को उधर ले जाऊंगा तो 16 माइनस 64 यहाँ पर बचेगा माइनस 48। सो 24x, सो x का वैल्यू मिलेगा आपको माइनस 2, दैट इज आपको इक्वेशन मिल रहा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को अदर लेफ्ट में लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आपका z है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर z इसके अंदर रखा जाएगा तो इस कंडीशन की वजह से ये z आपको कॉम्प्लेक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, आप लोग मैं उसके ऊपर बाद में हम लोग आएंगे जब कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे, तब आपको इसका जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे तब भी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा ही, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से आप लोग 5th वाले को सॉल्व करना, मैं सीधा 6th वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। 5th में भी क्या करना है आपको, x प्लस आयोटा वाई लिख देना, x प्लस आयोटा वाई रियल पार्ट को साथ में ले लो, इमेजनरी पार्ट को साथ में ले लो, आयोटा को कॉमन लेके और उसका मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब मॉडुलस निकालो। इसको पॉज करके लिख सकते हो आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास 6th। सो 6th के अंदर क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ z प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 1। सो आप लोग z की जगह रखेंगे x प्लस आयोटा वाई, दिए हुए इक्वेशन में रखेंगे तो x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा वाई माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 1। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो। न्यूमरेटर को आप लिखेंगे x प्लस, दोनों में से आयोटा कॉमन निकलेगा, y प्लस 3 बचेगा। डिनोमिनेटर में आपके पास x है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकलेगा, बचेगा y माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर को उधर ले जाओ। सो लेफ्ट में है आपके पास x प्लस आयोटा y प्लस 3 और राइट में आपके पास मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 6। अब इसका मॉडुलस निकालना, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा x स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर कैंसिलेशन होने का चांस है तो इसको एक्सपांड करेंगे। सो y प्लस 3 होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज प्लस, देखो रूट कैंसिल होने के बाद का कैलकुलेशन लिख रहा हूँ मैं, y माइनस 6 होल स्क्वायर को एक्सपांड कर रहा हूँ। सो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। सो x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। 6y प्लस 9 बचा है लेफ्ट में और राइट में बचा है माइनस 12y प्लस 36, ठीक है। सो 12y को इधर ले आऊँगा तो 18y हो जाएगा और इसको इधर ले जाऊँगा, 36 में से 9 चले गए तो कितने बचेंगे 27, ठीक है। सो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 27/18। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा। सो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3/2। तो इसको आप लिख सकते हो, 2 को इधर लेके आएंगे 2y इज इक्वल टू 3। सो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द न्यू कॉन्सेप्ट, वो है डी मूवियर्स थ्योरम। तो डी मूवियर्स थ्योरम बेसिकली आपको बताता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कैसे निकाला जाए। वैसे तो आप लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर करके पावर निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए
मैं आपको बोलता हूँ कि 2+3 आयोटा का पावर निकालना है, रेज़ टू 5 निकालना है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो? तो ये हम लोग डी मूवियर्स थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ डी मूवियर्स थ्योरम, और फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट बाकी बचे एग्जाम्पल है जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।